हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में एसएसटी का प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करेंगे। सेट 1 सेट 2 में टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसको हमने सेट 1 में 50 क्वेश्चन और सेट 2 में 50 क्वेश्चन किया है। और इसी तरह प्रैक्टिस सेट 2 जो स्टार्ट हो रहा है वो सेट 3 सेट 4 रहेगा, जिसमें हम लोग आज 50 क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 50 और 50 करके 2 सेट में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2 है आज। तो इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एम्परर्स के नाम हैं और यहाँ पर कुछ ट्रैवलर हैं जो बाहर से उनके कोर्ट में आए थे। तो देखिए, यहाँ पे विलियम हॉकिंस एक नाम है जो कि जहांगीर के टाइम पे आया था, ये बिल्कुल सही है। सर थॉमस रो, ये अकबर के टाइम पे आया था, ये गलत है। ठीक है। टैवर्नियर, ये शाहजहां के टाइम पे आया था, ये बिल्कुल सही है। मनुची औरंगज़ेब के टाइम पे आया था, ये बिल्कुल सही है। देखिए, सर थॉमस रो जो था ये जहांगीर के टाइम पे भी आया था। तो जहांगीर के टाइम पे 2 आए थे, सबसे पहले आया था ये विलियम हॉकिंस था और फिर सेकंड नंबर पे जो आता है सर थॉमस रो। ये दोनों क्यों आ रहे थे? कंपनी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आ रहे थे, उस वजह से आ रहे थे, उसकी परमिशन के लिए आ रहे थे। तो जहांगीर के टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो इसलिए जहांगीर सही है बिल्कुल। औरंगज़ेब पे अकबर के टाइम पे एक आया था जिसका नाम था रैल्फ फिच। ठीक है, रैल्फ फिच, ये औरंगज़ेब के टाइम पे आया था। तो हमारा कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 20 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरकी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि 2 लोग रूल कर रहे हैं, डबल रूल हो रहा है। ठीक है, अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? देखिए, ये किस टाइम पे आई थी? ये हम लोग ने जो एक्ट्स पढ़े हैं उसमें जो 1999 जो एक्ट है, चार्टर एक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो एक्ट है इस टाइम पे ये डायरकी इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किस एक्ट में इंट्रोड्यूस्ड हुई थी? तो डायरकी यानी कि द्वैत शासन जो आया था वो 1999 में आया था, 19 में आया था सॉरी। तो इसमें था क्या कि इस टाइम पे जो जितनी भी उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल के पास पावर रहती थी। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया था कि प्रोविंसेस को हमें इनको ताकतवर बनाना था, थोड़ी थोड़ी पावर प्रोविंसेस को भी देनी थी। तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं प्रोविंसेस और सेंट्रल। ठीक है, सेंटर के पास कुछ पावर रहेगी गवर्नर जनरल और कुछ प्रोविंसेस के पास पावर रहेगी। तो इस चीज़ को डायरकी कहते हैं। अब देखिए, प्रोविंसेस में भी 2 इसमें बांट देते हैं, 2 उसमें डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जब ये पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़े। तो देखिए, प्रोविंसेस में भी 2 टाइप के बांट देते हैं, एक रिजर्व्ड कैटेगरी कर देते हैं और दूसरा कर देते हैं ट्रांसफर्ड कैटेगरी, जिनमें से एक तरीके से, क्योंकि ये लोग दिखाते भी थे कि प्रोविंस को हम पावर दे रहे हैं, ठीक है, प्रोविंसेस को पावर दे रहे हैं, दूसरी तरफ से देना भी नहीं थी, पूरा फुल्ली तौर पे देना भी नहीं थी, इनको अपना करना था रूल, क्योंकि तो ये चीज़ थी, ये चालाकी थी। तो रिजर्व्ड कैटेगरी जो थी, इस पे ये रूल था कि इस पे गवर्नर जनरल बनाएगा, जो यहाँ का जो इस पे काम होगा वो गवर्नर जनरल होगा, और साथ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस पे काम करेगी रिजर्व्ड कैटेगरी पे। इसमें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट जो होती थी, डिफेंस का या फिर कम्युनिकेशन का या फिर जो वो फिनांस का जितना होता है, वो सारी चीज़ें मैटर्स जो आते थे इस कैटेगरी में आते थे। और ये जो ट्रांसफर्ड कैटेगरी थी, इसमें बहुत छोटे छोटे मैटर्स आते थे, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट और छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे जो मैटर्स होते हैं, वो सारे ट्रांसफर्ड कैटेगरी में कर दिए थे। और इसकी पावर दे दी थी कि गवर्नर जनरल और प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो काम करेगी। तो ये चीज़ें प्रोविंसेस के हाथ में थी, ये चीज़ जो है उन्होंने अपने हाथ में रखी थी। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी उन्हीं की थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी उन्हीं के लोग थे। तो ये चीज़ है, तो ये इस सिस्टम को डायरकी कहते हैं, सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में पावर का डिवाइड हो जाना। अब इस एक बाई कैमरल भी होता है, बाई कैमरल और डायरकी में ये फ़र्क होता है। बाई कैमरल में जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा की हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग चीज़ होती है दोनों, उससे कंफ्यूज मत होइएगा इससे। तो इसका फादर किसे कहते हैं, ये आया कहाँ से? तो इसकी जो उपज थी वो सर लियोनेल कर्टिस की थी। ठीक है, ये इनका पूरा
एक इनकी ये फिलॉसफी समझ लिए इनका था कि डायरार्की की, लेकिन बाद में ये 1919 में जब आती है तो ये आती है मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के टाइम पे, ठीक है। लेकिन इसके फादर किन्हें कहेंगे, लियोनेल कर्टिस को कहेंगे, क्योंकि ये इनका था पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछा जाता है, ठीक है। अब ये देखिए ये सारे यूएसए में हैं और यहाँ पे पूछा गया है इनका, देखिए ज्योग्राफी में यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा उठाते हैं कि कहाँ के मोटर व्हीकल्स, कौन सा सिटी या कौन सी जगह जो है माइनिंग के लिए है या फिर शिप बिल्डिंग के लिए फ़ेमस है या फिर आयरन ओर और ये सब चीज़ों के लिए फ़ेमस है, जो बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें होती हैं इंडस्ट्रियल पर्पज़ से, वो पूछे जाती हैं ज्योग्राफी में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये पार्ट होता है और इसमें देखिए कौन सा सही नहीं है, तो क्लीवलैंड जो है वो आयरन एंड स्टील, ये बिल्कुल सही है। डेट्रॉइट जो है वो मोटर व्हीकल्स के लिए है, ये बिल्कुल सही है। मिसाबी रेंज जो है ये कोयला क्षेत्र के लिए नहीं है, इसलिए ये गलत है। ये किसके लिए है, आयरन ओर के लिए। लॉ अयस्क जिसे कहते हैं आयरन ओर के लिए, ठीक है, मिसाबी रेंज। फिलाडेल्फिया जो है ये पोत निर्माण, ये भी बिल्कुल सही है। पोत निर्माण मतलब शिप बिल्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हमारा राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो देखिए जो रेडियो वेव्स होती हैं उनके रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा होता है, तो देखिए सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आता है। अगर हम अर्थ से ऊपर की साइड चलें, ट्रोपोस्फियर आएगा, फिर स्ट्रेटोस्फियर आएगा, फिर आएगा आपका मिडोस्फियर, फिर आएगा आयनोस्फियर या फिर थर्मोस्फियर, फिर आएगा आपका एक्सोस्फियर। तो ये कुछ सीक्वेंस होता है, इस तरह से ऊपर बढ़ता है। अब देखिए ट्रोपोस्फियर में तो सिंपल जो हमें दिखाई देते हैं क्लाउड्स वगैरह होते हैं और एयरप्लेन्स वगैरह, ये सब हमें मिलते हैं देखने को। और स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर में जो कमर्शियल जेट होते हैं वो यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड्स और वाटर वेपर्स ये सब बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा साफ़ ये एरिया होता है, तो इसलिए कमर्शियल जेट वगैरह ये स्ट्रेटोस्फियर में मिलते हैं। और प्लस ओजोन लेयर भी हमें यही मिलती है, ठीक है। इसके बाद मेसोस्फियर की अगर हम बात करें तो मेटियोर्स मिलते हैं देखने को, ठीक है। मेसोस्फियर में मेटियोर्स देखने को मिलते हैं। आयनोस्फियर में कौन कौन मिलता है, आयनोस्फियर में देखिए सैटेलाइट वगैरह मिलते हैं, सैटेलाइट वगैरह मिलते हैं आयनोस्फियर में। और रेडियो वेव्स, जो ऑप्शन है हमारा, जो क्वेश्चन है, रेडियो वेव्स का रिफ्लेक्शन यहीं से होता है। और साथ ही यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, ऑरोरास मिलते हैं, ठीक है, ऑरोरास मिलते हैं। और क्या क्या मिल सकता है, बस फिलहाल इतना ही, ठीक है। सैटेलाइट, रेडियो वेव्स का रिफ्लेक्शन, ऑरोरास, बोरियलिस, ऑस्ट्रेलिस, जो दो टाइप के होते हैं ये देखने को मिलते हैं। एक्सोस्फीयर में स्पेसशिप वगैरह होती है, ठीक है, स्पेसशिप वगैरह एक्सोस्फीयर में होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है आयनोस्फीयर। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन है। देखिए ग्रैंड कैनियन जो है ये एक गॉज होता है, एक खड्डा होता है जो यूएसए में, देखिए यूएसए में एक है कोलोराडो रिवर के पास, कोलोराडो रिवर के पास एक बड़ा सा है, वो उसे कहते हैं एक, वो एक गॉज है बहुत बड़ा सा, उसको कहते हैं ग्रैंड कैनियन, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के 8 कोर सेक्टरों में किसे शामिल नहीं किया गया है। देखिए 8 जो है कोर सेक्टर हैं इंडस्ट्रियल पर्पस से, तो उसमें कौन सा इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसमें केमिकल नहीं है। अब बता दिए कौन कौन सा है, देखिए 1 2 3 4, 4 तो यहीं पर है, 4 हम बता देते हैं। देखिए इसमें क्या आ गया, कोल आ गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी आ गया, सीमेंट आ गया, आपका फर्टिलाइज़र आ गया। अब क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल हो गया, और नेचुरल गैस, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक तेल जिसे कहते हैं, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। इसके अलावा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इसके अलावा स्टील जिसे हम हिंदी में इस्पात कहते हैं,
ठीक है, वो भी इसमें नहीं है ऑप्शन में। तो ये 4 हो गए और ये 4 हो गए, 8 टोटल कोर सेक्टर हैं और इनमें से केमिकल नहीं है। याद रखिएगा फर्टिलाइज़र है बट केमिकल नहीं है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र ये एक साथ बोलते हैं ना वर्ड, तो याद रखिएगा इसीलिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। तो केमिकल नहीं है। देखिए कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी और स्टील, ये 8 टोटल कोर सेक्टर इंडिया में है। नेक्स्ट है योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। देखिए ये है 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। अब 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ था वो 1951 से स्टार्ट हुआ था, प्लानिंग कमीशन के अंडर में। ठीक है, 1951 से स्टार्ट हुआ था प्लानिंग कमीशन के अंडर में। और कब तक चला? 2014 तक चला। लास्ट जो 12 था वो 2017 तक था। ठीक है, और बाद में क्या होता है 2014 में प्लानिंग कमीशन हट कर नीति आयोग आ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड जो प्लान हुआ था वो हुआ था 1961 से लेकर 66, और फिर जो फोर्थ हुआ था वो हुआ था 1969 से 74 चला था। तो ये जो 3 इयर्स का गैप था बीच में, ये जो 3 इयर्स का गैप दिख रहा है आपको, थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान में जो आपको ये दिख रहा है गैप 3 इयर्स का, इसे कहते हैं योजना अवकाश। इसे कहते हैं 3 एनुअल प्लान्स कहते हैं। तो ये है 366 से 369 तक ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पता 3 और 4 हमें पता होनी चाहिए रेंज। ये 66 पे 3 वाला ख़त्म हो जाता है, 4 स्टार्ट होता है 69 से आफ्टर 3 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कितने वर्ष के लिए निर्धारित की गई है? तो देखिए फ्री एजुकेशन की जो बात की गई है हैंडीकैप लोगों के लिए, चाइल्ड के लिए हैंडीकैप, तो इस 2016 एक्ट के अकॉर्डिंग तो वो बात की गई है 6 to 18 ईयर्स। ठीक है, तो ये 18 ऐसे कन्फ्यूज़न हो सकता है ना 6 to 14 में, तो 6 to 18 याद रखिएगा, हैंडीकैप जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़िला अदालतें किसके अधीन काम करती हैं? देखिए ज़िला, एक हमें ये हायरार्की पता होनी चाहिए। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो ये होती है हायरार्की हमारी। तो यहाँ ये किसके अंडर में काम करती है? तो ये काम करती हैं उच्च न्यायालय के। 9 का ए। ठीक है, ठीक है, ये काम करती हैं हाई कोर्ट के अंडर में। मान लीजिए यहाँ पर कोई फैसला सुनाया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, मान लीजिए उसे सेटिस्फाई नहीं है, तो हम लेके कहाँ जा सकते हैं, उसको फिर से रीओपन कर सकते हैं हाई कोर्ट में। और फिर वहाँ का फैसला सुनाया गया, वहाँ से भी हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस टाइप से प्रोसेस चलती है। तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब क्या है? संसद के दोनों सदनों के मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो। और यहाँ पूछा गया है प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में कि उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, राज्य विधानमंडल कह रहे हैं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होते हैं, ये होते हैं लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं संसद के। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कि सारी स्टेट हैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो होते हैं। बिल्कुल सही है। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए यूटीज में अगर हम यूनियन टेरिटरी में आए तो दिल्ली और पुडुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स ये भी होते हैं। तो कौन कौन होते हैं?
पहले तो आइए आप सेंटर पे यानी कि पार्लियामेंट में आएंगे तो लोकसभा राज्यसभा वहाँ के होते हैं। फिर इधर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दो आते हैं, जिनमें से लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। और साथ ही जो यूटी होती हैं उसमें दिल्ली और पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं। किसके इलेक्शन में? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। ठीक है, तो 1 2 4 सॉरी 1 3 2 गलत है, 1 3 4 ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल, देखिए हमें ये तो पता है कि लोकसभा जो होता है वो टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी हाउस होता है। राज्यसभा परमानेंट होता है, उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है उसका टाइम पीरियड पूरा होने से पहले भी। तो किसके कहने पर किया जाता है? तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, हमेशा याद रखिएगा राष्ट्रपति के थ्रू ही ये किया जाता है। लेकिन किसकी सिफारिश पे? पीएम की सिफारिश पे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज डी। ये धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए जब भी बिल होता है लोकसभा में जाएगा, सबसे पहले क्या होगा? लोकसभा में जाएगा और लोकसभा का स्पीकर जो होगा वो डिसाइड करके बताएगा कि ये बिल मनी बिल है या फिर फिनेंशियल बिल है। मनी बिल मतलब धन विधेयक, और दूसरा कौन सा होता है? वित्त विधेयक। मनी बिल या फिनेंशियल बिल, तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये करेगा लोकसभा का स्पीकर, जो वहाँ का अध्यक्ष होगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध देखिए किसका था? ये अशोक का था। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये जो बैटल होती है इसमें बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं, बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं। तो इसके बाद अशोक जो होता है वो धीरे धीरे किसमें, उसका जो रिलीजन होता है वो बुद्धिज़्म की तरफ वो कन्वर्ट हो जाता है। और फिर बहुत सारे वो लेख और इंस्क्रिप्शन ये सब लिखता है, अलग अलग जगह पे जाकर पूरा टूर पे जाता है। तो ये जो हमें पता चलता है इस बैटल के बारे में, ये पता चलता है अशोक के 30th इंस्क्रिप्शन से, 30th इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए जो रुम्मिनदेई, ये स्तंभ लेख है, यानी कि पिलर इंस्क्रिप्शन है रुम्मिनदेई। ये इसको लुम्बिनी भी कहते हैं। और ये असल में ये वहाँ पर जब ये, क्योंकि बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लेता है और जब वहाँ पे जाता है लुम्बिनी, जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस है, तो वहाँ पे जाकर ये एक पिलर बनाता है। और इसमें टैक्स, वहाँ के जो लोगों का टैक्स बहुत हाई चल रहा होता है, तो उसको भी लिखता है, वहाँ पर टैक्स कम करके लिख देता है। तो ये सब चीज़ें वो वहाँ पर करता है। तो ये लुम्बिनी में होता है, ये रुम्मिनदेई। तो अगर पूछा जाए कि लॉर्ड बुद्धा के बर्थ प्लेस का किससे पता चलता है, तो ये वाला आएगा, रुम्मिनदेई स्तंभ लेख। ये भी अशोकी के थ्रू लिखा जाता है। इसके अलावा इनके बहुत सारे थे, ये माइनर इंस्क्रिप्शन भी थे और बड़े बड़े इंस्क्रिप्शन भी थे। नेक्स्ट है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। देखिए एलोरा और एलिफेंटा, एलोरा और एलिफेंटा ये दोनों किसके थ्रू होता है? ये राष्ट्रकूट के थ्रू होता है। ठीक है, बनवाए गए थे एलोरा और एलिफेंटा। और वहीं पे अजंता पूछा जाता है, अजंता भी पूछा जाता है, तो उसके लिए आएगा, वो बना था गुप्तास के टाइम पे, जब यहाँ पर गुप्तास रूल कर रहे थे। ठीक है, और इसके अलावा खजुराहो टेम्पल, ये सब जो पूछा जाता है ये चंदेलों के थ्रू बनवाया गया था। तो ये सब पूछने को आते हैं, मैचिंग में भी आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर राष्ट्रकूट। इसकी एक फेमस बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि एलोरा में अलग अलग जगह अलग अलग रिलीजन की देखने को मिलती है ना मूर्तियाँ। तो एलोरा में जो है यहाँ पर हिंदुइज्म में भी मिलता है, जैनिज्म भी मिलता है और बुद्धिज्म भी मिलता है। मतलब तीनों का यहाँ पर एक तरीके से संगम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र, औरंगाबाद, इन जगह पर है। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? देखिए इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि इससे यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं बार बार, इसलिए इसको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए राज वन जो होता है, इसका बेटा होता है राजेंद्र वन। और राजेंद्र वन जो होता है ये चोल डायनेस्टी का बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर होता है, चोल डायनेस्टी का।
ठीक है। उधर ये श्रीलंका में आइलैंड वहाँ पे वहता है, इधर बंगाल बे ऑफ बंगाल में जाकर वहाँ पे एक झील बना देता है, चोल झील, ठीक है। और इधर क्या होता है कि गंगा का पवित्र पानी जब ये लेने जो है ऊपर आता है, इस साइड नॉर्थ साइड जब आता है, तो वहाँ पर ये अटैक करता है सिर्फ वहाँ का वो गंगा जल लेने के लिए। जब अटैक करता है तो वहाँ पर डायनेस्टी चल रही होती है, पाल डायनेस्टी उस एरिया में, और पाल डायनेस्टी वहाँ पर महिपाल रूलर होता है, महिपाल उसको हराता है। और उसको जब हराता है तो ऑब्वियसली जब ये जीतता है तो उसकी खुशी में इसको एक टाइटल मिलता है गैंगे कोंड, इसको टाइटल दिया जाता है गैंगे कोंड का, ठीक है। तो और ये क्या करता है, फिर एक कैपिटल बनवाता है जिसका नाम रखता है गैंगेकोंड चोलपुरम। तो जब ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की, तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा राजेंद्र वन, ठीक है। तो इसके पीछे ये कहानी है, इसकी जीत की कहानी है। नेक्स्ट है, प्रायः किसी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। देखिए जो प्रेसिडेंट रूल होता है, आर्टिकल 356, देखिए ये 3 आर्टिकल होते हैं बहुत फेमस। 352 क्या है, नेशनल इमरजेंसी। 356 में आता है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, ये इसको पावर देता है। आर्टिकल 360 ये आता है फिनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ये 3 बहुत फेमस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो जो ये 356 है प्रेसिडेंट रूल, ये किसकी सलाह पर दिया जाता है, स्टेट में, ठीक है, राज्य में, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। तो स्टेट में कौन होता है, गवर्नर होता है, तो इसकी सलाह पर प्रेसिडेंट रूल आता है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर किया जाता है। देखिए सेंटर और स्टेट कितने भी मतलब टैक्सेस होते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये फिनेंशियल जितना भी ये डिवीज़न होता है सेंटर और स्टेट के बीच में बंटवारा जो होता है वो होता है फिनेंस कमीशन के थ्रू, ठीक है, इसे याद रखिएगा, फिनेंस कमीशन के थ्रू होता है। और 15th फिनेंस कमीशन कौन है, 15 कौन है, NK सिंह है, ठीक है। 15th फिनेंस कमीशन कौन है, NK सिंह है, इसे याद रखिएगा। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, माधव, ये नेशनल पार्क के बारे में है और कहाँ पर हैं इनके बारे में। तो देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और डेप्थ का है, क्योंकि हमें स्टेट तो पता होते हैं, लेकिन इसमें क्या किया है इन्होंने, 3 जगह तो 3 नेशनल पार्क तो एक ही स्टेट के ले लिए हैं। ये तीनों कहाँ के हैं, ये MP के हैं और ये छत्तीसगढ़ का है। तो वैसे तो स्टेट पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया है, स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली है। तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मंडला में है, MP में है ये तीनों, ठीक है, MP के मंडला में है कान्हा। बांधवगढ़ जो है वो शहडोल में है, इसका ये हो जाएगा। माधव जो नेशनल पार्क है वो है शिवपुरी में। इंद्रावती जो छत्तीसगढ़ का इंद्रावती है वो है बस्तर में। अब यहाँ से मैच कर लिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में, आप लोगों को पता है ऑस्ट्रेलिया में पैसिफिक ओशन, इधर सबसे किनारे है इधर ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर इसके चारों तरफ पूरा जो है पूरी मोटी सी वॉल टाइप बनी हुई है, जिसको नाम दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट में बताइएगा इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। ये पूरा कोरल रीफ है, प्रवाल भित्ति जिसे कहते हैं, बड़ी सी प्रवाल भित्ति, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ है, तो ये यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। देखिए अगर कोरल रीफ की हम बात करें तो इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, तो इंडिया में देखिए जो गल्फ ऑफ मन्नार है वहाँ पर है, और अंडमान निकोबार में है, और लक्षद्वीप तो पूरा पूरा कोरल आइलैंड बन चुका है, ठीक है, लक्षद्वीप। ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी वहाँ पर क्या चल रही थी, क्राइसिस चल रही थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये रिलेटिव, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, देखिए यही गलत है, पहला ही इनका जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो हमें पता है कहाँ है, वेनेजुएला में एंजल वाटरफॉल्स जो है ये सबसे ऊंचा है वाटरफॉल। कहाँ पर है, वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ है, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में है,
ठीक है। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे है, टुगेला जो है वाटरफॉल, ये सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है और ये कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है। अब देखिए विश्व की सबसे बड़ी ताज़े जल की झील सुपीरियर लेक है। देखिए सुपीरियर लेक कौन सी है, फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ी। सबसे ऊंची नवगम्य झील टिटिकाका झील है। नवगम का मतलब होता है कि वहाँ से जितने भी जहाज़ वगैरह होते हैं, शिप्स वगैरह, वो आसानी से आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बीच में, बिना किसी प्रॉब्लम के, रुकावट के वो आराम से आ जा सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो सबसे ऊंची नवगम झील की अगर बात आएगी तो ये टिटिकाका झील आ जाएगी। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सबसे गहरी झील डीप पूछी गई है तो ये हो जाएगी टांगनिका, दूसरी सबसे गहरी। यानी कि पहली कौन सी है, पहली बैकाल है, हम लोग को पता है, बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे बैकाल है और टांगनिका सेकंड नंबर पे है। और इसी तरह से टुगेला, देखिए ये इसको डिफरेंस याद रखिएगा, टांगनिका और टुगेला में। टुगेला क्या है, सेकंड नंबर का, वो भी सेकंड नंबर का है, क्या, वाटरफॉल है। और डीपेस्ट कौन है, डीपेस्ट की बात करेंगे तो वो टांगनिका आ जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर सेंटर की बात की गई है और इंडस्ट्री के, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी कहे थे कि ये बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए पिट्सबर्ग की अगर हम बात करें तो ये यूएसए में है और इसका मैचिंग होगी आयरन एंड स्टील से, ठीक है। यूएसए में आयरन स्टील पिट्सबर्ग फेमस है। इसके अलावा ये शंघाई, ये तो चाइना में है, इसको तो आप सब जानते हैं शंघाई, ये कॉटन क्लोथ से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ का क्या फेमस है, कॉटन क्लोथ्स। डूंडी, ये स्कॉटलैंड में डूंडी, और ये फेमस है जूट क्लोथ्स के लिए, ठीक है। लेनिनग्राड, ये है आपके शिप बिल्डिंग के लिए, ये कहाँ पर है, ये रशिया में है, रशिया में, ठीक है। देखिए पिट्सबर्ग एक बार फिर से जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं ये सब, इनमें से ये वाला और ये वाला, ये दो बहुत फेमस है। देखिए पिट्सबर्ग यूएसए का, ये आयरन स्टील के लिए फेमस है। शंघाई जो चाइना का है, ये कॉटन क्लोथ्स के लिए। कॉटन की बात कर ली तो अब जूट की बात कर लेते हैं, ये कहाँ पर है, डूंडी के लिए, डूंडी फेमस है इसके लिए। लेनिनग्राड ये रशिया में, ये किसके लिए फेमस है, शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। अब आप लोग यहाँ से मैच कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। देखिए गोबी जो है, ये पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये कोल्ड है या हॉट है, ये कोल्ड डिजर्ट है, ठीक है। हमारे यहाँ कौन सा है, थार है जो कि हॉट है। और वैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा है, अफ्रीका में सहारा। अब देखिए ये कहाँ पर पड़ता है, तो यहाँ पर हम पहले, यहाँ तिब्बत पड़ता है, फिर चाइना पड़ता है और फिर यहाँ पे मंगोलिया पड़ता है, ठीक है। चाइना के ऊपर मंगोलिया पड़ता है। तो ये चाइना का अपर पार्ट यहाँ पर और मंगोलिया का जो लोवेस्ट पार्ट यानी कि साउथ वाला पार्ट, यहाँ पर ये बहुत बड़ा एरिया में है गोबी, जिसका नाम है डेजर्ट, और ये ठंडा डेजर्ट है, तो इसको हम कहेंगे मंगोलिया में है। नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो है, देखिए मिनरल जो रिच है एरिया, मिनरल रिच है, वो साउथ अमेरिका में कौन सा बता रहे हैं। देखिए साउथ अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें, अभी आपने देखा वाटरफॉल्स वगैरह सब, और वहाँ पर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो क्या है, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है जिसका नाम है एंडीज़। तो साउथ अमेरिका का आप सेपरेट एक बार देख लीजिएगा गूगल पे, तो वहाँ की काफ़ी सारी जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो पैटागोनिया का ये पठार कह रहे हैं ना, पैटागोनिया का माउंटेन, ये जो है ये मिनरल रिच है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। देखिए हर चीज़ का एक बेस होता है, उसकी रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, आगे उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। तो इसका बेस लाइन क्या होगा, इसका बेस लाइन होता है प्रधान मध्य रेखा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मेरिडियन या फिर 0 डिग्री लाइन, ठीक है। ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी जो लाइन है को हम क्या कहते हैं, जीएमटी लाइन भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ठीक है, जीएमटी लाइन भी कहते हैं। ये हमारी हो जाती है प्राइम मेरिडियन, और इसी के रिस्पेक्ट में हम टाइम जो है वो
निर्धारित करते हैं। और इसी तरह जो डेट करते हैं वो डेट जो हम पता लगाते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अकॉर्डिंग करते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन सुना होगा, जो कि क्या होती है 180 डिग्री होती है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेट को निकालते हैं। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। देखिए प्लैनेट्स जो हैं उनके अपने अपने सैटेलाइट हैं जिन्हें हम मून्स भी कहते हैं। तो अर्थ का तो मून है हमारा है शनि यानी कि सैटर्न का। सैटर्न के पास टोटल कितने मून्स हैं, इसके सैटेलाइट कितने हैं 82 मून्स हैं। इनमें से सबसे जो बड़ा है वो है इसका टाइटन। देखिए जो बहुत सारे प्लैनेट हैं तो सबके सारे नहीं पूछे जाते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक होते हैं तो वो पूछे जाते हैं। ऐसे जुपिटर जो होता है वो प्लैनेट सबसे बड़ा है और सैटर्न क्या है सेकंड सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है जुपिटर, सेकंड नंबर पे सैटर्न है। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विभाग विज्ञान विभाग स्थापित है। देखिए जब ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये बना था तो स्टार्टिंग में ये इसका हेडक्वार्टर जो था वो था कोलकाता। स्टार्टिंग में कोलकाता था, उसके बाद 1905 के आसपास ये इसका हेडक्वार्टर हो जाता है शिमला में और फिर आता है पुणे में बनता है। तो ये सब ऑप्शन में दे रखें, पुणे में बनता है और फिर अभी जो है वो न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो अभी पूछा जाए तो वो न्यू दिल्ली हो जाएगा। स्टार्टिंग में कोलकाता में, फिर ट्रांसफ़र हो जाता है शिमला में, फिर पुणे में और फिर न्यू दिल्ली में। अभी न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है ये कुछ कटक लुधियाना ये सब जगहों के नाम हैं और ये रिवर्स पूछी गई हैं। तो कौन सी रिवर कहाँ की, तो देखिए कटक जो है ये महानदी से जुड़ेगी यहाँ कटक, और लुधियाना जो है ये पंजाब साइड ये सतलज से, नासिक ये गोदावरी महाराष्ट्र, और उज्जैन जो है यानी कि मध्य प्रदेश ये शिप्रा रिवर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख ली, कटक ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में, लुधियाना जो है ये पंजाब में अभी हमने बताया था, नासिक महाराष्ट्र में और उज्जैन जो है ये एमपी में। ठीक है, गोदावरी नासिक, शिप्रा उज्जैन, महानदी कटक और सतलज लुधियाना। तो यहाँ पर मैच करा ली का कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली यानी कि तो इसमें से ये सारी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। व्यास को इंग्लिश में 20 कहते हैं। 20 चुनाव, रावी, सतलज और यमुना, ये पांचों रिवर्स जो हैं ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश दुरोनी फोर्ट से होकर बहती है। तो देखिए ये रिफ्ट वैली से होकर जो बहती है इनमें से रिवर है नर्मदा। देखिए नर्मदा जो होती है ये मध्य प्रदेश से, इसका ओरिजिनेशन पॉइंट जो है, ओरिजिन जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल्स से है। ये भी बहुत पूछा जाता है, अमरकंटक हिल्स से है। और ये कौन कौन से स्टेट में आती है, ये इधर एमपी में तो है ही, एमपी से निकलकर ये किधर, ये गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र में होती हुई कहाँ चली आती है, अरेबियन सी में चली आती है। ठीक है, और ये कौन सी है, ये ईस्ट वर्ड है, सॉरी ये कौन सी है, ये वेस्ट वर्ड है। और वेस्ट वर्ड जो होती हैं ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। नर्मदा ताप्ती जो हैं ये इधर वेस्ट वर्ड रिवर्स हैं। नेक्स्ट है हिंदी के बाद कौन सी भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। देखिए हिंदी के बाद अगर हम बात करें 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कोई ना कोई हम बेस लेते हैं। अभी हमने बात की कोई भी चीज़ जब हम कैलकुलेट करनी होती है तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो बोली जाती है बंगाली, फिर आती है मराठी, तेलुगु, तमिल, ये सब आती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो बंगाली बोली जाती है हिंदी के बाद। नेक्स्ट है थारू लोगों का निवास कहाँ है। देखिए थारू जो ट्राइब्स है इसका निवास जो है वो यूपी में है, लेकिन यूपी में यूपी की अगर हम पूछें यूपी की सबसे ज़्यादा यूपी में पाई जाने वाली ट्राइब कौन सी है तो वो गोंड है। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक
स्टेट में पूछेंगे, स्टेट का नाम देंगे, पूछेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी ट्राइब पाई जाती है, तो वो अलग हो जाएगी। और कोई एक ट्राइब को दे देंगे नाम और कहेंगे इसका निवास कहाँ पर है, ये कहाँ पर पाई जाती है, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। अब देखिए यूपी में गोंड सबसे ज़्यादा पाई जाती है और थारू जो है ये 3rd नंबर पे पाई जाती है, 3rd नंबर पे आती है थारू यूपी में। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसका वो, अच्छा ये बिहार में भी 3rd नंबर पे आती है, यूपी और बिहार में दोनों में ये 3rd नंबर पे आती है, ठीक है। इसके अलावा बिहार, अब देखिए यूपी में तो 1st नंबर पे कौन है, गोंड है। बिहार में 1st नंबर पे कौन है, संथाल है, संथाल ट्राइब है। इसके अलावा उत्तराखंड में, उत्तराखंड की ये सबसे बड़ी है, 1st नंबर पे आती है, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ये थारू 1st नंबर पे आती है। लेकिन यूपी का क्या है, यहाँ का लोगों का निवास, इन लोगों का निवास क्या है, यूपी है, मेन एरिया। नेक्स्ट है कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, और ये जगह के नाम है। तो देखिए कॉफ़ी, अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। कॉफ़ी अभी हम लोगों ने जीआई टैग्स जब पढ़े थे तो जीआई टैग्स में कर्नाटका की बहुत फेमस है कॉफ़ी, तो वो कर्नाटका का कौन सा है, बेंगलोर, कॉफ़ी बेंगलोर हो गया, ठीक है। अब देखिए चाय, चाय हमें पता है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, तो क्या हो जाएगा, कोलकाता। चाय बोर्ड कहाँ होगा, कोलकाता होगा। अब इसी तरह देखिए रबर बोर्ड जो है, रबर बोर्ड ये केरला का है तो कोट्टायम हो जाएगा। तंबाकू बोर्ड जो है वो आंध्र प्रदेश यानी कि गुंटूर, आंध्र प्रदेश। स्टेट भी पता हो तो ये आसानी से हो जाएगा रिलेट। आंध्र प्रदेश का गुंटूर, केरला का कोट्टायम, कोलकाता का वेस्ट बंगाल का कोलकाता, और कर्नाटका का बेंगलोर, ठीक है। कर्नाटका कॉफ़ी हो गया, गुंटूर का तंबाकू बोर्ड हो गया, कोट्टायम का रबर हो गया, और कोलकाता का चाय हो गया। यहाँ से मैच कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक आर्थिक न्याय, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। फिर समानता की बात कर रहे हैं यानी कि इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, अवसर की, अपॉर्चुनिटी। देखिए हिंदी के टर्म्स और इंग्लिश के टर्म्स यहाँ पर ज़रूरी है बताना, क्योंकि एग्जैक्टली वही वर्ड यूज़ किए जाते हैं ऑप्शन में। तो अगर हिंदी मीडियम है तो ज़रूरी है जानना, और इंग्लिश मीडियम को भी पता होना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दोस्त में आते हैं, इक्वालिटी के अंदर आते हैं। व्यक्ति की प्रतिष्ठा यानी कि क्या, किसी भी पर्सन की डिग्निटी, ये सब चीज़ें, तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। संविधान के आमुख लक्ष्य सुनिश्चित करना है, ये सारी ही चीज़ें होनी चाहिए, तो ये सभी चारों हैं, बल्कि हैं, ठीक है। तो संविधान के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय यानी कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि थॉट्स एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम, अवसर की समानता यानी कि अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी होना, व्यक्ति की प्रतिष्ठा यानी कि उसकी डिग्निटी होना। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। देखिए प्रियम्बल जो स्टार्ट होता है, प्रस्तावना क्या होता है, हम भारत के लोग, इस वर्ड से स्टार्ट होता है, भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो वर्ड कहते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ की जो पब्लिक है यानी कि जो आम जनता है, पब्लिक जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और वो किसी भी बाहरी सत्ता के अंदर में नहीं आती है, ठीक है, किसी बाहरी सत्ता के अंडर में वो चीज़, वो पब्लिक जो है यहाँ की वो नहीं आती है। इसका ये मतलब है, वी द पीपल ऑफ इंडिया कहें या फिर हम भारत के लोग, ये चीज़ जो है ये बताती है, ठीक है, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो है यहाँ के लोग, यहाँ की पब्लिक। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। देखिए बहुत सारी फ्रीडम्स का जिक्र है, लेकिन कौन सी इसमें से ऐसी है जो नहीं है जिक्र, प्रियम्बल में। तो देखिए प्रियम्बल में अगर हम बात करें, विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल है, यानी कि थॉट्स की बात की गई है फ्रीडम में।
विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता यानी कि एक्सप्रेशन की भी बात की गई है। विश्वास की स्वतंत्रता यानी कि बिलीफ भी है, बिलीफ की भी बात है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। देखिए आर्थिक जो है वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये जस्टिस के अंदर आता है। जस्टिस, लिबर्टी और आपका इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, ये 3 वर्ड जो हैं ये रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। ठीक है, ये तीनों वर्ड जो हैं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। अब इनमें अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो देखिए जस्टिस में कौन कौन टाइप के जस्टिस आते हैं, तो वो आते हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जस्टिस में यह आता है, इकोनॉमिकल जस्टिस में आता है, लेकिन इसकी स्वतंत्रता फ्रीडम में नहीं आता है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा, बाकी सारे हैं। अब लिबर्टी में देखिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ और आपका फेथ। ठीक है, फेथ और वर्शिप, ये चीज़ें आती हैं आपकी लिबर्टी में। इक्वालिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, इसमें क्या होनी चाहिए, ये समानता होनी चाहिए, अब समान अवसर मिलना चाहिए स्टेटस और अपॉर्चुनिटी पे। थॉट्स, बिलीफ और एक्सप्रेशन, इसको हिंदी में एक बार हम टर्म्स सारे बोल देंगे। देखिए इसमें है विचार, उसके विचार प्रकट करने की, और आपकी उपासना, आस्था और ठीक है फेथ, श्रद्धा हो जाएगा। और इधर में क्या क्या है, यूनिटी और इंटीग्रिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, ये क्या है फ्रैटर्निटी पे आता है। और ऐसे कौन से 3 वर्ड जो बाद में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, अब यहाँ पर वो भी बता देते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, क्योंकि इसमें इतने सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन से 3 वर्ड प्रियम्बल में ऐड किए गए हैं, तो वो किए गए हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। यहाँ का इंटीग्रिटी और स्टार्टिंग में होता है सोशलिस्ट और सेक्युलर जो वर्ड यूज़ किए गए, और उसमें से सोवेरियन, अब टोटल 3 एस हैं आपके। ठीक है, सोवेरियन, सोशलिस्ट और सेक्युलर, जिनमें से सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है वो बाद में आया गया है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब चीज़ें भी हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त तो माप है। देखिए देश की आर्थिक वृद्धि की यानी कि उसकी जो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ हो रही है, ये सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ से पता चलेगी, ये हमें पता चलेगी पर कैपिटा इनकम। ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पाद, पर कैपिटा इनकम। क्यों, क्योंकि नेशनल जो इनकम, जो हम लोग नेशनल इनकम कंट्री की निकालते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल होता है वो इसी का होता है, पर कैपिटा इनकम। इसी बेस्ड पे हम नेशनल इनकम निकालते हैं। इसलिए अगर हमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है तो हमें क्या ध्यान देना होगा, उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना से रिलेटेड कुछ कथन है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी, यही गलत कमेंट है। ठीक है, ये गलत है पहला। दूसरा देखते हैं, ये योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। हाँ ठीक है, ये सही है। देखिए उनकी ज़रूरतें जो अब उनको ज़रूरत है, मान ली क्योंकि टाइम से होता है कि अभी कौन सा वो चल रहा है, जोन चल रहा है, रेनी सीज़न चल रहा है या फिर गर्मी चल रहा है, स्प्रिंग चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपनी खेती के अकॉर्डिंग चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन से बीज कब चाहिए, क्या चाहिए, तो वो उनको टाइम पे प्रॉपर देने के लिए ये चीज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से पूरी आसानी दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल गलत है। 2001 में नहीं स्टार्ट की गई थी, बल्कि ये शुरू की गई थी 1998 टू 99 में शुरू की गई थी। ठीक है, पूरा सेशन था, इसमें स्टार्ट की गई थी क्रेडिट कार्ड योजना। तो याद रखिएगा, तो इसमें कौन सा है, पूछा क्या है, इनमें से कौन सा सही, अच्छा 1 2 दोनों सही है, केवल 2 सही है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि MSP, जो बहुत ज़्यादा थोड़े टाइम पहले न्यूज़ में था।
ठीक है। एमएसपी, अब इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत और मूल आयोग। इसको इंग्लिश में कहते हैं कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। किस पे कितना रहेगा एमएसपी, ये डिपार्टमेंट जो है ये निर्धारित करता है। इसका पहले नाम चेंज हो गया है, पहले इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग, यानी कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, ये नाम था। फिर बाद में नाम चेंज हो गया कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये एमएसपी निर्धारित करता है। तो इसमें कई सारी कैटेगरीज आती हैं, लगभग 13 इसमें फसलें आती हैं जिनके ऊपर ये अपना बताता है मिनिमम प्राइस। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए वास्तविक संस्थापक, देखिए फर्स्ट टाइम दो कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि फर्स्ट वॉइस रॉय जो पोर्टुगीज़ जो था इंडिया में जो बना था वो था, वॉइस रॉय जो था वो था अल्मेडा था। ठीक है। जो क्या लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। लेकिन जो रियल फाउंडर था, एक तरीके से जो कहें रियल फाउंडर, वो कौन था? अल्बुकर्क था। और ये इसने फर्स्ट टाइम इसने क्या किया था? सबसे पहले इसने गोवा को जीता था। वहाँ पे आदिल शाह का रूल चल रहा था, उन्हें हराकर गोवा पे कब्जा कर लिया था। ठीक है। उसने बहुत सारी पॉलिसीज़ भी निकाली थी। इसने जो वो होती है मिलिट्री वगैरह जो होती है वो पूरी बहुत अच्छे से बनाई थी। और परमानेंट इसने बस्तियां बनाई थी अपनी, पोर्टुगीज़ के यहाँ पे परमानेंट बस्तियां बनाई थी। और इसने उसको प्रमोट भी किया था कि मतलब जो पोर्टुगीज़ जो लोग हैं वहाँ जो वो हैं वो इंडियन फीमेल से मैरिज करें। तो ये इनको भी बढ़ावा इसने दिया था। तो अल्बुकर्क जो है इसने, ये जो रियल फाउंडर था तो इसे कहते हैं अल्बुकर्क को। नेक्स्ट है, और फर्स्ट टाइम कौन सा पोर्टुगीज़ से जो इंडिया आया था ये तो सब जानते हैं, 1497 में वास्को ड गामा आए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमि के मालिकाना अधिकार के निर्धारण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो देखिए किसी भी लैंड पे हमारा मालिकाना जो हक की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है भूमि रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके थ्रू क्या होता है, बैंक में लोन लेने में जो वो होते हैं खेती वाले जो होते हैं उनको आसानी होती है। तो वो यही डॉक्यूमेंट अपना रखकर लोन वोन लेते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे अब्राहम समझौते में कौन कौन से देश शामिल हैं? देखिए अब्राहम जो समझौता हुआ ये 2020 में हुआ था। 2020 में हुआ था और ये हुआ था यूएई, इज़राइल और बहरीन के बीच में। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ये वाला, इज़राइल, संयुक्त राज्य अमीरात और बहरीन। ठीक है। यूएई, इज़राइल और बहरीन के बीच में हुआ था। और ये पहला ऐसा था, मतलब 25-26 सालों में फर्स्ट पीस शांति वाला समझौता था। ठीक है। इसमें था कि जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो भी हम सही से इस्टेब्लिश करेंगे, ये सब चीज़ें थी इसमें। तो याद रखिएगा अब्राहम समझौता किन के बीच की बात है? यूएई, इज़राइल और बहरीन के बीच की बात है। नेक्स्ट है, लाल गलियारा का संबंध है यानी कि रेड कॉरिडोर का देखिए रिलेशन होता है वामपंथी चरमपंथ उग्रवाद। अब ये है क्या? ये है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से। ठीक है। अब ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये क्या है? देखिए ये जो नक्सलाइट वगैरह जो आते हैं, जो नक्सलीवाद होते हैं तो उनसे रिलेटेड होता है। और इनका एक प्रॉपर एरिया होता है ना, तो ये वो एरिया कहाँ कहाँ लगता है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए जो इंडिया का जो इधर वाला पूरा एरिया है यानी कि ईस्ट वाला जो एरिया है पूरा वो सब आता है। तो इधर देखिए यूपी, बिहार लगता है, इधर नीचे वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, नीचे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब लगता है। और फिर इधर केरला में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट लगते हैं जिधर ये है रेड कॉरिडोर में आता है। ठीक है। तो रेड कॉरिडोर में कई सारी ये सारी जगह हैं जिसमें आती हैं। तो इसका मतलब होता है वामपंथी चरमपंथवाद उग्रवाद यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है। नेक्स्ट है, H1B वीज़ा मुद्दा भारत और किस देश से रिलेटेड है? तो देखिए H1B जो ये वीज़ा का जो मैटर चला है ये है यूएसए का, ये यूएसए का वीज़ा है।
सबसे पहले तो, ठीक है। H1B ये वीज़ा यूएसए का है और ये मेनली इंडिया से इसलिए इंडिया के लिए ख़ास है क्योंकि काफ़ी सारे इंडियंस को ये दिया गया है। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे ये इसका टाइम पीरियड 6 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का ड्यूरेशन है और 3 ईयर्स आगे उसको क्या करते हैं, रिन्यू करा लेते हैं या फिर कहीं एक्सटेंड करा लेते हैं। तो इसमें कुछ ऐसी स्पेसिफिक वो हैं कि वही लोग जो हैं सिर्फ उन्हें मिल सकता है H1B वीज़ा। जैसे बैचलर डिग्री होनी चाहिए उनके पास, लोग जो बैचलर मतलब जो इंडियंस हैं जो यूएसए में जाके जो काम करेंगे, तो ये वर्किंग वीज़ा है। और ये क्या है, ये समझ लीजिए टेम्परेरी वीज़ा है एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो वो चीज़ें होनी चाहिए तो ये वीज़ा मिलेगा। तो ये भारत के लिए इसलिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, यूएसए का वीज़ा है ये। नेक्स्ट है बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 कितने वर्षों से कम उम्र के बच्चों के विशिष्टकृत खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोज़गार को निषिद्ध बनाता है। देखिए ये जो चाइल्ड लेबर है, प्रिवेंशन और रेगुलेशन एक्ट जो है ये कितने साल के, तो देखिए 14 ईयर्स से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए है। क्योंकि क्या होता है चाइल्ड लेबर में, क्या होता है बहुत मतलब काम पैसे के लिए लोग ख़तरनाक इंडस्ट्रीज़ में भी काम करते हैं या फिर ऐसी जगह काम बच्चों को लगाते हैं जहाँ पे उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है, मतलब उनकी हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है और उनकी ज़िंदगी लाइफ से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जिनके लिए फंडामेंटल राइट्स में भी दिए गए हैं बहुत सारे प्रावधान। तो ये है 14 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए ये पूरा काम करता है कि वहाँ पर अगर कोई ऐसा बच्चा दिखेगा काम करता हुआ तो क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा उस इंडस्ट्री या जो भी कंपनी जो काम करवा रहा होगा उसके खिलाफ। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा के संबंध में ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। देखिए ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं उस एरिया को जहाँ पर गाड़ी का वो पीछे वाला हिस्सा होता है जहाँ से दोनों मिरर जो लेफ़्ट हो चाहे राइट दोनों हिस्सा नहीं देख पाते हैं, चाहे हम इधर से देखें चाहे उधर से देखें हमें वो हिस्सा नहीं दिखाई देता है। तो गाड़ी के पीछे का दोनों तरफ का एरिया ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। सुनने में ही समझ में आ रहा है कि जो हमें ना दिखाई दे, ब्लाइंड। नेक्स्ट जैव विविधता का अर्थ है, देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत फ्लोरा है या फौना, मतलब कि चाहे एनिमल्स की हम बात करें और चाहे हम वेजिटेशन की बात करें, वहाँ के प्लांट्स ग्रीनरी की बात करें, उनमें वैरायटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। देखिए हॉट स्पॉट जो एरिया है वो इधर ऊपर हिमालयन पूरा रीजन है, इधर नॉर्थ ईस्ट जो हिमालयन वाला पार्ट है वो रीजन है, इधर इंडो बर्मन रीजन है, इंडो बर्मन मतलब भारत और म्यांमार वाला जो रीजन है वो, इधर नीचे सुंडालैंड वाला एरिया और आपका वेस्टर्न घाट ये। तो ये स्पेसिफिक ये एरियाज़ हैं जो भारत में हॉट स्पॉट माने जाते हैं, किससे, बायोडाइवर्सिटी रिच। और अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है गंगा मैदान नहीं, ये गलत हो गया, बंद भारत नहीं, अंडमान निकोबार है। क्यों, क्योंकि ये जो सुंडालैंड वाला एरिया है ना ये अंडमान निकोबार में आता है, ठीक है। अंडमान निकोबार में कौन सा एरिया आता है, इधर इंडो बर्मन वाला आता है और इधर सुंडालैंड वाला एरिया आता है। नेक्स्ट है 48 ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ये काफ़ी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हम डिटेल कर चुके हैं, इस टाइम हम ऐसे ही बताएंगे। गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म हो जाना, ठीक है। बहुत सारी गैसेस जब यहाँ इकट्ठा हो जाती हैं वापस नहीं हो पाती हैं तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट है वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए 15 में जो हुआ था यानी कि COP कौन सी हुई थी, थोड़ा सा याद रखिएगा इससे क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, बैक में जाकर भी आते हैं क्वेश्चन। COP 21 ये हुई थी, पेरिस में हुई थी, ठीक है। फिर हुई थी COP 24, ये हुई थी 2018 में, ये हुई थी पोलैंड में। देखिए दोनों पीछे हैं, पेरिस और फिर COP 24 जो हुई थी ये भी काफ़ी फेमस है इसलिए पूछी जाती है, ये पोलैंड में हुई थी। और फिर COP 25 जो हुई थी, जो अभी लेटेस्ट हुई थी, मतलब रिसेंट जो पहले हुई थी अभी, क्योंकि अब वाली तो होगी 2021 में नवंबर में होगी लगभग, तो ये इससे पहले यही हुई थी COP 25, ये हुई थी मैड्रिड में,
मैड्रिड किसकी कैपिटल है? स्पेन की, ठीक है, मैड्रिड में हुई थी। अब होगी COP26, कहाँ होगी? ग्लासगो में होगी, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा चार्ट छोटा सा बना के याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैक में जाकर भी। तो ये अभी 2021 में होगी। ये जो COP25 है ये 2019 में हुई थी। तो यहाँ पर 2015 वाली पूछी गई है, यानी कि पेरिस पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ मिलेंगे? मतलब समझ लिए हमेशा जो एवरग्रीन रहे, कभी भी उन पर पतझड़ नहीं आए, तो वो कहाँ मिलेंगे? ऐसे एरियाज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी। अब बारिश जो होती है वो कई लेवल होता है, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है, उन रीजन्स में ये हमें मिलेंगे। अब इसमें कई सारे रीजन आते हैं। एक उधर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, ऊपर से अगर हम चलें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रीजन, और वेस्टर्न घाट, और अंडमान निकोबार वाला एरिया, ठीक है। तो ये जो एरियाज़ हैं, ये 3 एरियाज़ जो हैं, यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है। अब देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया है, मालवा पठार, पूर्वी घाट, छोटा नागपुर, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हमारा राइट हो जाएगा, वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको सेशन ठीक लगा हो। तो जैसा भी हो कमेंट कीजिएगा। PDF इसकी शाम में हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, और इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस, यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 का ही 50 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेट देंगे, सेट 4 में। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।